हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। नए पॉइंट पर हिंदी ग्रामर की इस क्लास में आज ये हमारा भाग तीसरा होगा, जिसमें हम हिंदी ग्रामर के वर्णमाला या वर्ण विचार या वर्ण पर चर्चाएं कर रहे हैं और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। इस लिहाजे से हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चर्चा किया था या अपने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि स्वर कैसे होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज स्वरों की चर्चाएं हम थोड़ी सी और करते हैं कि स्वर में और को क्या क्या चीजें आते हैं। तो हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे, तो आज भी हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, तो स्वरों का वर्गीकरण करने के तरीके होते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जीवाह के आधार पर, ठीक है। जीवाह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या जीव के आधार पर, जीव के आधार पर अगर बात करेंगे तो इनको हम लोग तीन पार्ट में करके रखते हैं। जीव का एक होता है अग्रभाग होता है, एक होता है अग्रभाग, दूसरा आपका होता है मध्य भाग, तीसरा जो होता है ये होता है पश्च भाग, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक आपका होगा अग्रभाग, दूसरा आपका होगा मध्य भाग और तीसरा आपका क्या होगा, पश्च भाग होगा। अग्रभाग क्या होता है, जैसे जो हमारे जीवा होती है, जीवा का जो आगे का भाग होता है, जीवा को अगर हम तीन पार्टों में अपने डिवाइड करके रखें तो जीवा का, जैसे जीव हो गई, ये जीवा का हमारा एक हो गया, ये अग्रभाग हो जाता है, इसको कहते हैं अग्रभाग, इसको कहते हैं पश्च भाग और इसको कहते हैं मध्य का भाग, ठीक है। तो अग्र भाग जो होते हैं हम लोग किन किन शब्दों का उच्चारण करते हैं, किन किन अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो इसमें होती है छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है, ऐ होता है। तो ये चार वर्ण ऐसे हैं या चार स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम लोग जीभ के अपने अगले या सबसे आगे वाले भाग से करते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं अग्र स्वर भी कहते हैं, अग्र भाग को ही क्या कहा जाता है, इसी को अग्र स्वर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि अग्र स्वर क्या होते हैं तो आप बता दीजिएगा कि हाँ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई जो होता है अग्र स्वर होता है। दूसरा होता है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में केवल एक ही वर्ण आता है जिसका नाम है छोटा आ। छोटा आ ही जो होता है जो जीवा के बीच से बोला जाता है, जीवा के माध्यम से, जो जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है, वो केवल छोटा आ होता है, ठीक है। एक होता है, उसके बाद आप क्या आते हैं पश्च भाग। तो पश्च भाग में क्या होता है कि जीवा का जो लास्ट वाला या जो पीछे वाला भाग होता है उससे स्वरों का उच्चारण किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं अक्षर, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका आता है बड़ा आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, आओ आता है, ठीक है। बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, आओ आते हैं। इनकी संख्या जो होती है 5 होती है। ध्यान रखना है कि पश्च भाग में जो स्वरों की संख्या होती है 5 होती है, अग्र भाग में 4 होता है। एक इसमें आता है अ, ठीक है। इसी में एक हम लोग जोड़ते हैं आ, जो चंद्रबुंदी मतलब अर्धचंद लगा होता है, ये है ना, इसका बहुत विवाद होता है, परंतु इसको हम लोग क्या करते हैं कि पश्च भाग में पढ़ते हैं। तो इस अगर हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा पे आधा चंद्र लगा देते हैं तो इसको हम लोग संख्या कह सकते हैं 6, है ना, अगर इसको एक जोड़ लिया जाएगा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांट के रखा गया है। पहला भाग आपका है अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग होता है। अग्रभाग में छोटी ई, बड़ी ई और ए आए जिनकी संख्या 4 होती है, इनको अग्र स्वर भी कहते हैं। मध्य भाग में केवल छोटा आ आता है, पश्च भाग में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ आते हैं, जिनकी संख्या टोटल होती है 6, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखना है, जो ये आधा चंद्र लगा होता है इसको हम लोग कहते हैं आगात, कहते हैं आगात ध्वनिया भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आगात ध्वनि जो है
वो अगर पूछता है तो आपको यही बताना है। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। स्वरों की कुछ और विशेष बातें, स्वरों की कुछ खास बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि स्वर कितने हैं संख्या में, तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, पॉइंट में ध्यान रखना है कि जो हिंदी में स्वरों की संख्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या वो कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। स्वरों की संख्या मानी गई है 11। ठीक है, दूसरी चीज की देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि और हिंदी में देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि व संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। ठीक है, भूलना नहीं है। हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, देवनागरी लिपि और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। और हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या अगर पूछ लेता है, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसकी संख्या 10 है। क्यों? क्योंकि 11वें को हम मानते हैं, री को मानते हैं। तो री जो होता है 2 अक्षर या 2 वर्णों से मिला होता है। एक होता है र और एक होता है ई। ठीक है, किससे होते हैं? र। री जो होता है, री किससे मिलकर बना हुआ है? री जो है वो र और प्लस ई से मिलकर क्या बना है? री बना है। तो क्या करते हैं कि शुद्ध हिंदी स्वरों में, अगर शुद्ध हिंदी स्वरों की संख्या की बात करता है तो शुद्ध हिंदी स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर हिंदी में स्वरों की संख्या की बात करेगा तो 11 होता है। देवनागरी लिपि या संस्कृत में स्वरों की संख्या बात करता है तो आप बताएंगे कि 13 होता है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार गलतियां हो जाती है। अक्सर विद्यार्थी से गलती कहाँ होती है? आपसे पूछ लिया कि हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए, तो आपने तो पढ़ा है 11, चलिए ठीक है मार दी। पेपर में आपके आ गया कि देवनागरी लिपि या फिर संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, लेकिन आपने 11 ही पढ़ा है तो 11 ही ठोक देंगे, है ना। तो 11 नहीं ठोकना है, केवल आपको 13 मार देना है। ठीक है, हिंदी शुद्ध स्वरों की संख्या, हिंदी में जो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या है 10। री को नहीं रखते हैं क्योंकि री 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है ना। इसको र और छोटी ई से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध स्वरों में नहीं रखते हैं। शुद्ध स्वर में होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही उच्चारित होते हैं, किसी और वर्ड या फिर अक्षर की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी थोड़ी सी। अब हम लोग बात करते हैं स्वरों के और भी टाइप कैसे हैं, उनको किन किन भागों में रखा गया है। तो अब एक इसमें आता है कि मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, किसके? मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर। अगर जब हम लोग अपने मुंह या अपने मुख को खोलते हैं तो ये कितने प्रकार के? पहला होता है सम्मिलित स्वर, एक होता है विपरीत स्वर। ठीक है, कौन कौन होते हैं? एक होता है सम्मिलित स्वर होते हैं, सम्मिलित स्वर। दूसरा होता है विपरीत स्वर होता है, विपरीत स्वर। ठीक है, कौन होता है? सम्मिलित स्वर, और दूसरा हमारा होता है विपरीत स्वर। सम्मिलित स्वर क्या होते हैं या विपरीत स्वर क्या होते हैं? ठीक है, कहते हैं कि सम्मिलित स्वर में जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो मुंह इसमें कम खुलता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जिन स्वरों का उच्चारण करने में जो मुख होता है वो कम खुलता है। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुंह सबसे कम खुलता है उसे सम्मिलित स्वर कहते हैं। मुंह करने में मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, उसे क्या कहते हैं? सम्मिलित स्वर कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से आएंगे, इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जो 4 अक्षर हैं, इन्हीं चारों अक्षरों को क्या कहते हैं? सम्मिलित स्वर कहते हैं। क्योंकि सम्मिलित स्वरों में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है? बहुत कम खुलता है। क्या होता है
इसकी डिफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में पूरा मुख खुलता है, पूरा या फिर अधिक मुख खुलता है, अधिक मुख खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। अगर हम लोग विपरीत स्वरों की बात करें तो विपरीत स्वरों की संख्या जो होती है वो मात्र एक होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा आ, है ना, क्या कहते हैं? बड़ा आ। तो बड़ा आ में क्या हुआ? मुंह खुल गया। लेकिन सम्मिलित स्वर में क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। सम्मिलित स्वर में छोटा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, तो इसमें क्या होता है? कम से कम मुख खुलते हैं, ठीक है। अब इसी में एक आता है आपका, इसी में एक तीसरा आपका आता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्धसम्मिलित कहते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग लिख देते हैं। तो मैं थोड़ा सा जगह बना के लिख दे रहा हूं तो आप समझेंगे कि यहीं पर ये लिख देता हूं कि एक होता है अर्धसम्मिलित स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धसम्मिलित स्वर, ठीक है। अर्धसम्मिलित स्वर क्या होते हैं? अर्धसम्मिलित स्वरों में क्या होता है कि इसमें सम्मिलित स्वर से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है ना। तो कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में सम्मिलित की तुलना में थोड़ा अधिक मुख खुलता है, उससे क्या कहते हैं? अर्धसम्मिलित स्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है ए और ओ। अर्धसम्मिलित स्वर कौन कौन से होते हैं? ए और ओ। क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है, ए और ओ का उच्चारण किया जाता है, तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा मुख होता है वो सम्मिलित की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, ठीक है। चौथा आपका होता है अर्धविपरीत स्वर, है ना। इसी में चौथा आपका होता है अर्धविपरीत स्वर। अर्धविपरीत स्वर, तो अर्धविपरीत स्वर में क्या होता है कि इनका उच्चारण क्या करते हैं? अर्धविपरीत स्वरों में क्या होता है कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इनके उच्चारण में क्या होता है? विपरीत स्वर की तुलना में थोड़ा सा अधिक और मुंह खोलना पड़ता है। जैसे कि आए, क्या कहते हैं? ए आए, ओ आओ, है ना, आए आओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सम्मिलित स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख कम खुलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम्मिलित कहते हैं। जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ो ऊ। अर्धसम्मिलित क्या होते हैं? अर्धसम्मिलित वे होते हैं जिनका उच्चारण करने में सम्मिलित की तुलना में थोड़ा सा कम मुख खोलना पड़ता है, जैसे ए, ओ। विपरीत स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में पूरा मुख खुलता है, उससे अधिक मुख खुलता है, उससे क्या कहते हैं? विपरीत कहते हैं, जिसमें बड़ा आ कहते हैं। अर्धविपरीत किसे कहते हैं? कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में विपरीत स्वरों की तुलना में थोड़ा सा अधिक मुख खोलना पड़ता है, उन्हें हम लोग कहते हैं अर्धविपरीत स्वर कहते हैं, जिसमें आए आओ अक्षर आते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके मुख के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के आधार पे क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग दूसरी पॉइंट समझते हैं कि ओंठ के आधार पर कैसे इसको हम लोग बांट के रखे हैं, ठीक है। ओष्ठ या मुख की आकृति के आधार पर लिख सकते हैं कि ओष्ठ या फिर मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। ओष्ठ या फिर मुख की आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी तक हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो केवल स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं, स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वर के जितने भी पॉइंट बनते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको किन किन आधार पर बांटा गया है, इन सभी पॉइंट को समझेंगे। ना कि हम आपको केवल हवाई बातें बता देंगे कि हाँ ये हाँ इतना होता है, ये इसको ये कहते हैं। ये सब ज्यादा नोटंकी नहीं, पूरी डिटेल से पढ़िए, एक बार पढ़िए, जिससे कि आपकी जरूरतें जो है नोट बना लीजिए, नोट्स में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। कोशिश ये किया जाएगा कि नोट्स बनाने की जरूरत न पड़े। आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीजें याद हो जाएंगी जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ओष्ठ या फिर आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो इनको हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं? दो प्रकार से बांट सकते हैं।
पहला हमारा होता है गोलाकार या फिर वृत्ताकार स्वर। गोलाकार या फिर वृत्ताकार स्वर, गोलाकार या फिर वृत्ताकार स्वर। ठीक है, कहते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण गोलाकार स्वर कहते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो ओंठ होता है ये गोल गोल हो जाए। कैसे हो जाए? गोल गोल हो जाए, उसे क्या कहते हैं? गोलाकार या फिर वृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन कौन से अक्षर आप बोलते होगे? आप खुद सोचिए कौन कौन से अक्षर बोलते हैं जिनमें आपका ओंठ जो होता है वो गोल गोल हो जाता है। जैसे कि बड़ऊ, छोटऊ, ओ, आओ, है ना? क्या क्या कहते हैं? लिख देता हूं कि जिनका उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ओंठ गोल हो जाते हैं। जैसे कि क्या होते हैं? छोटऊ, बड़ऊ, ओ, आओ और एक ये जो आ वाला है। ठीक है, ये चार अक्षर या चार स्वर ऐसे हैं जो गोलाकार होते हैं। ठीक, अब दूसरे कौन होते हैं? मतलब जो दूसरा टाइप होता है उसको कहते हैं आवृत्ताकार। ठीक है, क्या कहते हैं? आवृत्ताकार कहते हैं, आवृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर। तो भाई आवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे जो ओंठ होते हैं ये गोल नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि, है ना, इनमें ओंठ गोल नहीं होते हैं, ओंठ गोल नहीं होता है, इसमें ओंठ गोल नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे छोटा आ। ठीक, छोटा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू बड़ू तो हो ही जाते हैं, है ना? री, ए, आए, ओ, आओ, ओ आओ तो आते हैं आपके वृत्ताकार में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, इनको हम लोग कहते हैं आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। और यहीं पर एक चीज आपका जो छोटा सा पॉइंट हमने आपको नहीं बताया है, इसको कहते हैं अर्धवृत्ताकार। ठीक है, री को अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ध्यान रखना है कि जो अर्धवृत्ताकार स्वर होता है, अर्धवृत्ताकार स्वर, तो अर्धवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? री को कहते हैं। अर्धवृत्ताकार स्वर क्या होता है? री होता है। री को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो ये आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ चीजें हैं जिनका हम लोग उच्चारण कहां से करते हैं ये भी समझ लीजिए इसी में। जैसे कंठ से किसको किसको बोला जाता है? कौन कौन से अक्षर हैं जिनको कंठ से बोला जाता है? तो कंठ से हम लोग किसको किसको बोलते हैं? स्वरों को। मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे समझिए, हमने लिख दिया आपको छोटा आ लिखा, बड़ा आ लिख दिया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटऊ, बड़ऊ, री। ठीक है, उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। ठीक है, ये क्या है? ईश्वर है ना? इनकी संख्या टोटल कितनी है? इनकी संख्या आप बताएंगे तो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी माफ कीजिएगा 13 है। ठीक है, ये कुल स्वर है ना? तो इसलिए कितनी है? 11 है। अगर जब इन दोनों को हटा दिया जाता है तो ये लिख देता हूं कि कुल स्वर कितने थे? 11 थे, और 2 क्या है? अयोग्यवाह है, अयोग्यवाह है। ठीक है, तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें जिसे अगर उच्चारण करते हैं कौन से स्वर कहां से बोला जाता है, तो अगर आपको मैं बताऊं तो इनको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। किस स्वर को कहां से बोला जाता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, कंठ से, तो याद रखना है कि इसमें जो हमारा छोटा आ और बड़ा है इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं, या फिर इनको कंठ स्वर कहा जाता है। छोटा आ और बड़ा आ जो होता है ये कंठ स्वर होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है
छोटी ई और बड़ी ई, इनको कहते हैं तालव्य, तालव्य स्वर कहते हैं, इनको तालव्य स्वर कहा जाता है। छोटी ई और बड़ी ई को तालव्य स्वर कहते हैं। अब जो यहाँ छोटऊ और बड़ऊ होता है इसको ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ स्वर कहते हैं, ठीक है। छोटऊ और बड़ऊ जो होता है ओष्ठ स्वर होते हैं। री जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर होता है, ठीक है। री क्या होता है? मूर्धन्य स्वर होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि भाई ए और ओ क्या होते हैं, तो और ओ जो होता है इसको कंठ तालव्य कहते हैं, कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर। तो पेपर ये पूछ लेता है भैया कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए और आय होते हैं, ठीक है। ए आय। ओ आओ क्या होते हैं? ये कंठोष्ठ होते हैं, कंठोष्ठ स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंठोष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ओ आओ, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है, बहुत सटीक पॉइंट है और बहुत ही परीक्षा में बहुत बढ़िया तरीके से पूछता है। इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनको अयोग्य वाह कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? अयोग्य वाह कहा जाता है। इनके भी कुछ अलग खास चीजें होती हैं, तो इन्हें दोनों को थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज, इनका क्या नाम है? अंक को कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ध्यान रखना है कि इसको अंक को कहा जाता है अनुस्वार और आहा को कहा जाता है विसर्ग कहा जाता है। इनका उच्चारण होता कहां से है? तो अंक का जो उच्चारण होता है ये नासिक से होता है, नासिका से, है ना। अंक का उच्चारण कहां से होता है? नासिक से, नाक से होता है, नासिका से होता है। इनका किससे होते हैं? आहा का। तो आहा का उच्चारण हमारा कहां से हो रहा है? कंठ से, आहा, है ना। तो इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से हो रहा है, ठीक है। अंक का उच्चारण किससे हो रहा है? नासिक से। और आहा का उच्चारण किससे हो रहा है? तो कंठ से हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है ये किस प्रकार के अक्षर है, तो दोनों ही सघोष प्रकार के हैं। ये भी सघोष है और ये भी क्या है? सघोष है। अगर आपसे पूछा इनका सघोषत्व क्या है, इनका सघोषत्व या घोषत्व के हैं, तो घोषत्व कौन सा है, तो आप बताएंगे कि अंक और आहा दोनों ही क्या है? सघोष स्वर हैं, ठीक है। अगर इनका पूछा है प्राण कौन से हैं, है ना, तो भैया ये जो है अंक जो होता है ये अल्पप्राण होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण कहते हैं। और आहा को कहते हैं महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अंक को क्या कहा जाता है? अंक जो होता है ये अल्पप्राण होता है, आहा जो होता है क्या होता है? महाप्राण होता है। अगर हम लोग पूछते हैं कि अंक का उच्चारण का स्थान क्या रखा गया है, तो ड़ा, ना, डा, ना, मा कहा जाता है, ठीक है। इनका तो उसमें हम लोग यूज कर देते हैं, जैसे ना में भी हम लोग यूज करते हैं ना के रूप में, रा के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, माँ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनका उच्चारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं? एक तो हमारा होता है ना वाला, ठीक है, ये डा ऐसे करके, ठीक है। एक होता है हमारा न्या वाला, ठीक है, न्या ऐसे न्या करते हैं ना, ऐसे न्या करके। एक करते हैं ड़ा वाला, एक करते हैं इसे ना में और इसे करते हैं माँ में। तो भैया इनका उच्चारण होता है अंक का होता है, इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे नमाम गंगे कर देते हैं, गंगा में यूज कर देते हैं, है ना, नमन में कर देते हैं। उसके बाद इसका कहाँ उच्चारण करते हैं? इसका उच्चारण आहा में किया जाता है, ऐसे आहा, ठीक है। तो अंक का उच्चारण इस प्रकार से करते हैं और आहा का प्रयोग आहा में कर देते हैं, विसर्ग में करके गए, ठीक है। तो इसको आपको विसर्ग को हम लोग हा के रूप में यूज करते हैं। विसर्ग को जो होता है मतलब विसर्ग को हम लोग क्या करते हैं कि हा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे कहते हैं क्या है? प्रातः, है ना, प्रातः कहते हैं ना, प्रातः हो गया, अतः हो गया, स्वतः हो गया, है ना, अतः स्वतः। तो ऐसे इसमें क्या करते हैं कि इनमें हम लोग क्या करते हैं? हा के रूप में, आहा को हा के रूप में भी प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि स्वतः में क्या है, लास्ट में अक्षर कौन सा आता है, तो आपको बताना है कि हा है, हा जो कि विसर्ग। आप इस प्रकार से इसको समझ लिए होंगे कि स्वरों को हम लोग किस प्रकार से उच्चारित करते हैं, अपने मुख में कहाँ कहाँ इसका उच्चारण किया जाता है, तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को आगे समझते हैं।